हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी, एक बार मैं क्विकली रिकॉल करूंगा, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बताया था एटम्स क्या होते हैं, उससे पहले मैंने बताया था मैटर क्या होता है, मैटर के बाद एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में भी दो कैटेगरी थी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। पहले हमने मैटर के बारे में बताया था, फिर एटम्स, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटम्स वर्ड कैसे आए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट और फिलोसफर थे, जैसे कि मेर्सी कनार्ड, डेमोक्रिटस, ठीक है, और फकुदा कातायामा। उनके बाद जॉन डेल्टन तक ये बात थी कि एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये अनकटेबल है, इंडिविजिबल है, अनडिवाइडेबल है। उसके बाद हमारे दो लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ हमने कवर किए थे, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन, इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट। मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो भी कंबाइंड हो रहे टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, वो सेम रहेंगे irrespective of the source and everything, right? सेम प्रोपोर्शन में मास रहेगा। ठीक है, जैसे CO2 की अगर बात करूं, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ देयर एलिमेंट, जो कोई कार्बन रेशियो ऑक्सीजन है, वो हमेशा CO2 केस में क्या रहेगा, 3:8 फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, 3:8 फिक्स। ठीक है, ये बातें हम अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, जो कि होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी, और उन्होंने क्या किया था, देखो इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। जॉन डाल्टन ने क्या किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज कर लिया, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करके उन्होंने अपनी थ्योरी प्रोवाइड कर दी ऑन द नेचर ऑफ मैटर, जिसे हम कह देते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन पुट फॉरवर्ड इज एटॉमिक थ्योरी इन 1808 एंड द वेरियस पोस्टुलेट्स, या जो भी इनके एजप्शंस थी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो कुछ इस तरीके से उन्होंने यूज किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो कैसे यूज किया वो आप इस थ्योरी से समझ सकते हैं, इनके पोस्टुलेट से। उन्होंने कहा ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें कहेंगे एटम्स। ये बात तो पहले भी आ चुकी थी। द मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहेंगे एटम्स। और ये एटम्स क्या होते हैं, अनडिवाइडेबल होते हैं, और इंडिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, इंडिविजिबल। ठीक है, इन एटम्स को विद आवर नेकेड आईज देखना पॉसिबल नहीं है, नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बिल्कुल अनडिवाइडेबल है। कैसे ही अनडिवाइडेबल, एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये तो फकुदा कातायामा और आप कह सकते हैं महर्षि कर्नाड, इन्होंने भी बताई थी। उसके बाद कहा एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात तो किसके अकॉर्डिंग आ गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसने तो ये कहा था मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तीन पोस्टुलेट तो आ गई। फोर्थ क्या कहता है, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। मतलब उतने टाइप के क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। मान लीजिए स्कैंडियम एलिमेंट की बात करूं तो स्कैंडियम एटम्स पॉसिबल है। मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटम होगा। तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने एटम्स उतनी तरह के होंगे। भाई एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स हैं उतने टाइप के हमारे पास क्या है, एटम्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कितनी इंटरेस्टिंग बात की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। उसने कहा आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सल्फर ले लो। हमने चार एलिमेंट ले लिए। हाइड्रोजन एलिमेंट बना हुआ हाइड्रोजन एटम से, ऑक्सीजन एटम बना हुआ ऑक्सीजन एलिमेंट बना हुआ ऑक्सीजन एटम से, नाइट्रोजन एलिमेंट बना हुआ नाइट्रोजन एटम से, और सल्फर एलिमेंट बना हुआ सल्फर एटम से। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन 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 के एटम्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स में ऑक्सीजन के एटम्स है, नाइट्रोजन एलिमेंट में नाइट्रोजन के एलिमेंट्स है, सल्फर एलिमेंट में सल्फर के एटम्स है। हाइड्रोजन एटम का मास 1 U 1 AM भी बोल देता हूँ, 1 एटम उसमें। ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और सल्फर का कितना होता है 32। सबका मास अलग है, सबका मास अलग है।
हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है, नाइट्रोजन गैस अलग है, S8 अलग है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, सबका मास अलग है। तो इस वजह से तो उसने कहा है कि ऑल द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट अगर सेम एलिमेंट की बात करूं, चाहे आप हाइड्रोजन के इस एटम की बात कर लो, या हाइड्रोजन के इस एटम की बात कर लो, या हाइड्रोजन के इस एटम की बात कर लो, या हाइड्रोजन के इस एटम की बात कर लो, सभी का मास क्या होगा? इसका भी मास 1 एम, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। सभी के साइज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आइडेंटिकल, भाई सेम ही तो एलिमेंट है, ठीक है। अगर एटम्स जो सेम एलिमेंट के रहेंगे, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो वो डिफर होंगे मास में। भाई नाइट्रोजन का मास मान लो 14 है, तो ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। यही तो बात है। मास डिफरेंट है, उनका साइज डिफरेंट है, उनकी लुक डिफरेंट है, जैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट है, उसी तरीके से मास डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे वो डिफरेंट है। तो ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। क्या है हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट कहता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कितनी इंटरेस्टिंग बात की। कह रहा केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। मान लीजिए 2 एलिमेंट्स ले लो या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, जैसे HHO ले लिया। कंसिस्ट ऑफ द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हमारे पास बन जाएगा क्या? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अगर 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 बिटवीन 2 और मोर जो रहेंगे वो एक से ज्यादा तरीके के हुए, अगर वो एक ही तरीके के हुए, मान लो P प्लस P प्लस P प्लस P, तो बन जाएगा P4। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में काउंट होगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में काउंट नहीं होगा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड डेफिनेटली। वाटर में टोटल नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे? 3 रहेंगे, जिसमें से 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा, हमेशा फिक्स्ड है नंबर। क्या ऐसा होगा कि आप अपने घर से पानी पी रहे हैं तो उसमें 3 एटम्स हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बट स्कूल में पी रहे हैं तो उसमें 4 है? नहीं, हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे वाटर में। ये नंबर फिक्स्ड है। CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन रहेंगे, HCl में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन रहेगा, C6H12O6 में 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन रहेंगे। ये नंबर फिक्स्ड है, ये नंबर फिक्स्ड है। ये बाय मास भी फिक्स्ड है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ये भी फिक्स्ड है, और ये नंबर भी फिक्स्ड है। During chemical combination, atoms of different elements combine in small whole number ratio to form compounds. ऐसा नहीं कि वो लार्ज नंबर रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है, तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हुआ। ऐसा नहीं कि इसने फॉर्मूला बना दिया H4O मान लीजिए 2, ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी बना है। स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या है? H2O, CO2, NH3, SO2, SO3, ये सब क्या है? स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर, ठीक है। तो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन तो करेंगे, बट वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये हमारी क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। एक ही तरह के एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एटम एलिमेंट के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स, वो 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो, 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बन गया। 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए 2 ऑक्सीजन के साथ H2O2 बन गया, समझ रहे हो। और 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए नाइट्रोजन के साथ तो अमोनिया बन गया। तो ये बात समझो ना। तो एटम्स सेम एलिमेंट्स के कंबाइन हो सकते हैं मोर देन 1 रेशियो, एक से ज्यादा रेशियो में, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का उतना हो गया 2:1, यहाँ हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना? 2:2, मतलब 1:1। और यहाँ हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन कितना होगा भाई? नाइट्रोजन कितने? 1, और ये कितना? 3। समझ रहे हो, नंबर की बात मत करो, मास के बारे में बात नहीं कर रहा, नंबर्स। तो ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या है? पोस्टुलेट्स कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स। और क्या कहती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की? उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज किया और उन्होंने अपनी थ्योरी पुट की। तो ही यूज्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम। मतलब उन्होंने प्रोवाइड की अपनी थ्योरी ऑन नेचर ऑफ मैटर। He put forwarded his theory on nature of matter based on what? Based on laws of chemical combination. Based on laws of chemical combination, जिसमें हमने 2 लॉ कवर किए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या आप बोल सकते हो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? चलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर।
नेक्स्ट बात क्या है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। देखो, ही पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट दैट एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम्स को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एटम सिर्फ रीअरेंजमेंट हो सकती है एटम्स की। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स ओनली रीअरेंज्ड। मैंने आपको कितनी सारी रिएक्शन दिखा दी, सभी में ऐसा ही हो रहा है। एटम्स ओनली रीअरेंज्ड, नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय। इट वाज ए रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रिजल्ट किसका था बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई वही तो कह रहा था, अगर मान लीजिए a प्लस बी दे रहा सी प्लस डी, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए थे। ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। And the postulate of the Dalton's atomic theory that the elements consist of atoms having fixed mass, और ये वाला postulate कि atoms जो हैं वो consist करते हैं fixed mass and the number and kind of atoms of a given compound is also fixed। मतलब CO2 किसी भी पर्टिकुलर आप ये उठा सकते हो, दैट जो एलिमेंट्स जो जैसे CO2 है, मान लीजिए इसमें कार्बन रेशियो ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है तो वो 3:8 रहेगा बाय मास, ठीक है। मतलब इनका सभी का क्या रहेगा, फिक्स्ड मास एंड द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स की कार्बन ही होगा और इतने ही होंगे, ये भी रहेगा फिक्स्ड, केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके दो लॉ आप देख सकते हो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने यूज किया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन, या सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नॉन मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है आई होप। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए ये है आपके ऑब्जेक्टिव डीपीपी। क्या कह रहा है ये कह रहा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा पोस्टुलेट सजेस्ट करता है, जरा पोस्टुलेट भी देख लेते हैं। कह रहा है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, अच्छा, ऑल द मैटर, नॉट मीटर, दिस इज मैटर, all the matter is made up of very small particles called atoms, all the matter is made up of very small particles called atoms, elements consist of atoms combined in a fixed ratio। ये तो हो गया फिक्स्ड रेशियो वाला, बट फिक्स्ड रेशियो बाय मास अगर मैं बोल दूं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उस एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैसे पता लगा, रिएक्शन दिखा दीजिए, कोई रिएक्शन दिखा देते हैं। मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं जैसे कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो क्या इस रिएक्शन में सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के अलावा कोई और एटम आया है? मतलब शुरू में मैंने लिए सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये चार ही तरह के एटम्स लिए और यही चार हमें लास्ट में मिल गए। वो अलग बात है कि कौन किसके साथ जुड़ के मिला है, हम उस बात पर डिपेंड नहीं कर रहे कि सोडियम के साथ Cl जुड़ा है या सोडियम के साथ H जुड़ा है या सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हम इस बात पर डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं क्या वही एलिमेंट्स मिले हैं, बिल्कुल वही मिले हैं, चेंज नहीं हुए, नहीं हुए। तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, सिर्फ उनको रीअरेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्या किया जा सकता है, ओनली रीअरेंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। वाओ, बेकिंग सोडा, आपको पता है आप घर में कौन सा सोडा घर में यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। जैसे केक्स को बेकरी करने में, पेस्ट्रीज फूड में, ठीक है, बहुत सारी जगह हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या और कोई नाम भी है? हाँ जी, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव को हम क्या बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो देखिए अब नेक्स्ट बात ध्यान से, वो कह रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। भाई बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3। अब देख लीजिए आप कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। मुझे तो एक तो सोडियम दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। एक मतलब एक टाइप का मैं बात कर रहा हूँ, नंबर अलग अलग है, ठीक है। जैसे सोडियम है,
हाइड्रोजन कितने हैं 1, सोडियम कितना है 1, कार्बन कितने 1 और ऑक्सीजन कितने 3। तो कितने दिख रहे हैं आपको टोटल, कितने टाइप की, 4 टाइप की, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, गलत बात, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन गलत बात, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सही बात। पोटाशियम कहाँ से आ गया, पोटाशियम तो है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल सैंपल, सारी सैंपल जितने भी सैंपल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2, चाहे आप टेस्ट ट्यूब में लो या किसी और में लो या कहीं पर भी लो, सोर्स कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, जितने भी सैंपल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, सैंपल 1, सैंपल 2, क्लोज कर लो, क्लोज्ड है भाई, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड है। contain carbon and oxygen in the mass ratio 3:8, this is in the agreement with the law of what। ये लॉ ऑफ कौन सा था बताइए जल्दी, कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और रेशियो ऑफ मासेस से तो उसका कुछ मतलब नहीं था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या दोनों या नन ऑफ दीज, तो डेफिनेटली आंसर क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। जैसे कि इसके टर्म में बात करूं कि ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन और ऑक्सीजन इन द मास रेशियो 3:8 ऑफ कार्बन रेशियो ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। या मैं अगर सिंपल बात करूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, the ratio of masses of the elements, right, in compounds is fixed by mass, right, so this is fixed, जैसे 3:8 यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो रेशियो रहेगा एलिमेंट्स का इन मॉलिक्यूल्स में, इन कंपाउंड्स में, तो वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा मैच कर गया आपका, बी। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है, हमें पता है एटम्स क्या होते हैं, हमें पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमें पता लग गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने कवर किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने कवर किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके अलावा हम पढ़ चुके हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर ने हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, उनको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस कर लिए और कुछ क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, समझना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम, अच्छा जी, इसको बर्न करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन लेनी है 2 ग्राम। कह रहा है 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये बन गया जी 7 ग्राम। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड जब 5 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट करेगा 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, 5 ग्राम अगर कैल्शियम रिएक्ट करेगा 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये उसने पूछा है। जरा हम वापस आते हैं, Ca प्लस O2 गिव्स CaO, बैलेंस्ड है नहीं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, मतलब इसका होता है 42 जा 80 ग्राम, ग्राम बोल लेते हैं, इसका 32 ग्राम, ठीक है। और इसका कितना हो गया 40 प्लस 1 का 16, कितना हो गया 40 प्लस 16 लगभग 56, मल्टीप्लाई कर दो 2 से ऊपर 2 है 112 ग्राम, और ये कितना आया 112, ठीक है। ये तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी फॉलो हो रहा है। अब वो कह रहा है अगर मान लो 80 ग्राम रिएक्ट करता है 32 ग्राम के साथ, ठीक है जी, तो प्रोड्यूस होता है 112 ग्राम। उसने कहा है कि 5 ग्राम लिया मैंने कैल्शियम और रिएक्ट कर रहा है कितने 2 ग्राम के साथ, तो प्रोड्यूस कर रहा है 7 ग्राम। ये भी बिल्कुल बात है, जितना यूज होगा उतना ही ये होना चाहिए। अच्छा, इसका रेशियो निकालते हैं जरा, 80:32:112, क्या रेशियो यही आता है 5:2:7। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूं तो 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112। समझने वाली बात यह है, 16 7 जा 112 कंफर्म, आप करके देख सकते हैं ना, कंफर्म की तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी रिएक्शन होगी, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे प्रोडक्ट में, तो ये हमेशा 5:2:7 में ही होगी, हमेशा। मतलब अगर मैंने 10 ग्राम लिया तो ये 4 ग्राम यूज होगा, और ये 7 2 जा 14 ग्राम बनेगा। मतलब अगर मैंने 15 ले लिया तो ये भी ट्रिपल यूज होगा 6, और ये भी ट्रिपल बनेगा, मतलब 21। समझने वाली बात यह है कि रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा,
तो फिर आपको उसने कहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम के साथ 20 ग्राम ऑक्सीजन 7 ग्राम ही तो बनाएगी, क्योंकि रेशियो तो 5:2:7 ही रहेगा। 5:2 की रेशियो में कंबाइन होगा 7 बनेगा। तो 5 ग्राम यहाँ से यूज हो गया, 2 ग्राम यहाँ से यूज हो गया, 18 ग्राम एज ए लाइक रिमेनिंग रहा और 7 ग्राम बन गया। तो आंसर क्या कहना चाहिए? आप आंसर दे दोगे कि 20 5 25, नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आंसर देखते हैं जरा। तो 7 ग्राम, 2 ग्राम, 25 ग्राम, 4 ग्राम। देखो 4 ग्राम तो होगा नहीं, 2 ग्राम भी नहीं होगा। 25 और 7 में आप फंस सकते हो, तो 25 और 7 में फंसना नहीं है, क्योंकि रेशियो ध्यान रखना है। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे, राइट? क्या रहेगा? फिक्स्ड। तो 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं आंसर क्या दे रखा है। आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन ए, जो कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड। तो चाहे कितना भी ले लो, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रहेगी। इस बात को बताने के बाद वो पूछ सकता है अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। तो 5 ग्राम को तो सिर्फ चाहिए 2 ग्राम, तो 18 ग्राम कितनी रहेगी? अनरिएक्टेड। 18 ग्राम क्या रहेगी? अनरिएक्टेड। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम से इजी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। इससे सिंपल लॉ कुछ होगा? सिंपल क्वेश्चन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। गलत बात। प्राउस्ट। गलत और सही आप देखोगे, प्राउस्ट या लेवोजियर में से कुछ होना चाहिए। अब आपको पता है, क्योंकि आंसर क्या है इसका? डेफिनेटली ऑप्शन सी, क्योंकि लेवोजियर ने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी, लेवोजियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, लिख देता हूं, इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स या मैं कहूं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स वो इक्वल है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बताइए। अब स्टेटमेंट तो दिखाओ पहले, तभी तो बता पाएंगे। देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट कह रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। दूसरी कह रही है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरी पढ़ो ध्यान से, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यस सारी, ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहा है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ, सिंपल सी रिएक्शन की A + B गिव्स E + F, तो जो टोटल मास रहेगा A और B का वो E और F के इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ये 10 ग्राम लिया, ये 20 ग्राम लिया, तो टोटल यहाँ मान लीजिए बन गया 15 ग्राम और ये भी बन गया 15 ग्राम। तो कुल मिला के बात ये होगी ये भी 30 ग्राम टोटल और ये भी 30 ग्राम टोटल। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो यहाँ पे गुड होल्ड कर रहा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ये भी ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो अगर 30 ग्राम है तो यहाँ पर भी 30 ग्राम है, तो देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब चारों ही ऑप्शन क्या हुए? ठीक, मतलब तीनों ऑप्शन ठीक हुए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हमें पता है H2O में H रेशियो ऑक्सीजन होता है 1:8 वाटर बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अरे सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं और डेफिनेटली इसका 1 और इसका 8 ग्राम लग रहा है ना, ऐसे समझिए 9 ग्राम वाटर बनाने के लिए। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले ली। 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले भी लिया तो इसका भी क्या कर दो, इसका 3 गुना किया, इसका भी 3 गुना कर दो, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन लग जाएगी। कितने ग्राम? 24 ग्राम। जरा देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। 24, 27, 21, 3, बताइए आप क्विकली। डेफिनेटली आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रेशियो रहेगा फिक्स। बाय H2O में हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन क्या है? 1:8। मतलब आपको सीधी सी बात पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा? 8 ग्राम इंटू 3 ग्राम, कितना आ गया? 24 ग्राम। कितने के साथ कंबाइन होगा? 24। कैसे पता लगा?
अगर मान लीजिए H2O मैंने हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन लिखा, अगर ये 3 और ये 24 ले लिया, तब रेशियो कितना आ रहा है 1:8, जो कि सही है। बट अगर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन और ये 1 और ये 24 ले लिया, तब ये गलत है, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में से क्या होना चाहिए, सेम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वेट एंड वॉल्यूम। जो रेशियो रहेगा वाटर का, वाटर के एलिमेंट्स का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब H और ऑक्सीजन का, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा H2O के केस में, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन केस ऑफ वाटर आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट्स को उठा सकते हो, जैसे कार्बन रेशियो ऑक्सीजन इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, आप दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये हमने एक क्वेश्चन कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिखाता है। बार बार अभी हम दो क्वेश्चन करके आए हैं, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे तो है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन दीज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इन दीज कंपाउंड्स, तो वो कह रहा है फिक्स्ड रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वेट एंड वॉल्यूम। तो क्या कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको और कह देते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एटम के डिवीजन से कुछ लेना देना ही नहीं था। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, नहीं, ये भी इसने नहीं कहा। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो, हाँ, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो, ये बात बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो वाले से कंबाइन होता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी। ये ए मैंने टिक नहीं किया है, ठीक है, ये मैंने रीड किया है सिर्फ, तो नॉट ए, नॉट बी, नॉट डी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। किसी भी आप उठा लो, किसी भी कंपाउंड को, मान लीजिए आपने ले लिया, सपोज करिए NH3, तो अगर नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन देखोगे तो 14:3 ही आएगा। हर जगह 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, 3 सिंपलेस्ट रेशियो इसका होगा नहीं, है ना, ये सिंपलेस्ट ही है। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म परमाणु फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। परमाणु टर्म किसने दी, परमाणु, परमाणु टर्म दी थी आपकी किसने, डाल्टन्स, महर्षि कर्नाड, प्राउस्ट और लेबोजियर। हिंदी सा नेम कौन सा दिख रहा है, महर्षि कर्नाड। तो किसने दी थी डेफिनेटली परमाणु टर्म, महर्षि कर्नाड ने। उन्होंने क्या कहा कि अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आप मैटर को डिवाइड करते रहोगे, जहां पर फर्दर उन चीजों को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कह देंगे क्या, परमाणु। क्या कह देंगे, परमाणु। ठीक है, मतलब पदार्थ को डिवाइड करते करते आप अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। मैं फिर से एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। महर्षि कर्नाड ने कहा कि जब आप किसी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, मतलब पदार्थ को डिवाइड करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जिस स्टेज पर उसके पार्टिकल्स को देखना पॉसिबल नहीं है, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है परमाणु, और उनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, और वो अनडिवाइडेबल है, अनकटेबल है। ये था अकॉर्डिंग टू महर्षि कर्नाड। तो चलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन में व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स। बताइए, ये तो मैंने आपको आंसर ही कराया था। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, जब इसको हीट करेंगे तो ये देगा CaO प्लस CO2, ये तो देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक बात है। CaO प्लस CO गलत, Ca प्लस CO2 गलत, CaO एंड CO2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है। रिवाइज मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। मैं एक बार क्विकली बता देता हूं हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा किसका, एटम्स का। एटम्स पहले मैटर, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स क्या है जो बनते हैं मोर देन, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड केमिकली, राइट। और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होगी। उसके बाद हमने देखे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
उसके बाद हमने देखे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने कुछ पोस्टुलेट्स कवर किए और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप यहां तक आपको एकदम से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।